प्यारे छात्रों, इतिहास का पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बहुत कुछ लिखना पड़ता है और बहुत बड़ा पेपर आता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अधिक ज्ञान दे सकूं, जिससे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद पास तो 100% होंगे। इस वीडियो में पढ़ाए गए प्रश्नों में इतना जरूर है कि ये अधिकतर पेपर में फंसेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पेपर इसी वीडियो से आएगा, लेकिन हाँ, यह बात गारंटी से कह रहा हूँ, इस वीडियो को अगर आप देख के जाओगे तो आप पेपर में आसानी से पास हो जाओगे। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतिहास का पेपर सब्जेक्ट कोड 315 और 3 घंटे का पेपर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास जो विषय होता है उसमें लिखना बहुत पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ टॉपिक समझाऊंगा जो अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं, और आप उन टॉपिकों को समझें और उनके बारे में अपनी तरफ से कुछ और कुछ मेरी तरफ से जो भी आपको समझ में आता है आप उसको लिख कर आएँ। अगर आपका 1 नंबर का प्रश्न है तो कम से कम 4 लाइन लिख के आए उत्तर में। 2 नंबर का प्रश्न है तो 8 लाइन लिख कर आए। इतिहास का पेपर है, जितना लिखोगे उतना ही अच्छा है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक था। इसको इतिहास में एक पागल और सनकी बादशाह के रूप में भी जाना जाता है। यह वैसे तो बहुत बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था, इसे बहुत सारे विषयों का ज्ञान था। हम यह कह सकते हैं या तो इसकी किस्मत साथ नहीं देती थी या ये पनौती था। जो भी यह निर्णय लेता था वह हमेशा उल्टा ही पड़ता था। इसने अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए, अर्थात 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए। पहला, राजधानी परिवर्तन का। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद परिवर्तित करने का फैसला लिया। उसने सोचा कि मैं अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर देता हूँ। लेकिन यह फैसला उसका काफ़ी गलत साबित हुआ, क्योंकि यह फैसला काफ़ी गर्मी के समय में लिया गया था। जो उसके सेनापति, सिपाही, महिलाएं, बच्चे दिल्ली से दौलताबाद जा रहे थे, रास्ते में उनकी मौत हो गई। बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए और उसने यह फैसला वापस लिया और दिल्ली वापस आया, और कुछ लोगों की मौत दिल्ली वापस आने में हो गई। तो यह फैसला उसका एक मूर्खतापूर्ण फैसला साबित हुआ। दूसरा है मुद्रा परिवर्तन, यानी कि पहले उसके यहाँ पर सोने के सिक्के चलते थे। उसने सोचा कि सोने के सिक्कों को मैं हटा देता हूँ और उसकी जगह तांबे के सिक्के चलाता हूँ। उसने लोगों से कहा, अब आप तांबे के सिक्कों का प्रयोग करेंगे। लेकिन जनता तो जानते हो आप काफ़ी समझदार होती है। लोगों ने अपने घर में तांबे के नकली सिक्के ढालना शुरू कर दिया, जिससे देश के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर नकली सिक्कों का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यह भी उसका एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। तो इतिहास में तुगलक को पागल, सनकी और मूर्ख बादशाह के रूप में भी जाना जाता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। यह खिलजी वंश का एक शासक था, जिसने दिल्ली में 1296 से लेके, यहाँ पर कट लगाना पड़ेगा, जिसने दिल्ली में 1296 से लेके 1316 तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी को एक अच्छा शासक तो माना जाता है। यह काफ़ी क्रूर था, काफ़ी निर्दयी था और हिंसा में बहुत अधिक विश्वास रखता था। इसने दिल्ली सल्तनत को बहुत आगे तक पहुंचाया। इसका साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी को उसके बाजार सुधारों के कारण जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 3 तरह के बाजारों की स्थापना की। पहला बाजार था अनाज। अनाज के लिए इसे मंडी कहा गया। यहाँ पर देश के अन्य हिस्सों से लाकर अनाज को खरीदा और बेचा जाता था। दूसरा बाजार था जानवरों के लिए और दास, गुलाम लोगों के लिए, जहाँ पे गुलाम, दास और जानवरों को खरीदा और बेचा जाता था। तीसरा बाजार था सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और महंगे कपड़ों के लिए। तो इसने इस तरह 3 तरह के बाजार प्रारंभ किए। इन बाजारों में इसने मूल्यों को निर्धारित किया और
बाजार को नियंत्रित करने के लिए कीमत तय कर दी कि भाई यह सामान इतना ही बिकेगा, इस कीमत पर ही बिकेगा। और बाजार में अपने गुप्तचर अर्थात जासूस छोड़े। अगर कोई भी व्यापारी कम सामान तोलता था तो उसका उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। इस तरह इसने बाजारों को काफी नियंत्रित किया, क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी। सेना के खर्चे भी बहुत थे, तो यह सिपाहियों को तो कम वेतनमान देता था, और उस कम वेतनमान अर्थात सैलरी से इसको सिपाहियों को पूरा अपने घर का राशन चलाना पड़ता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा, अगर मैं बाजार को नियंत्रित करूंगा तो मेरे सिपाहियों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी को उसके बाजार सुधारों की वजह से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, संगम साहित्य। देखिए, संगम साहित्य दक्षिण भारत का साहित्य है जो तमिल भाषा में लिखा गया था। संगम का अर्थ होता है मिलन, अर्थात यह एक ऐसा साहित्य था यहाँ पर बहुत सारे साहित्यकार लेखक एकत्रित हुए और उन्होंने तमिल भाषा में साहित्य को लिखा। जब यह साहित्यकार यहाँ पर एकत्रित हुए, यानी कि लेखक दक्षिण भारत में एकत्रित हुए, तो 3 जगह थी। नंबर 1 मदुरै, नंबर 2 कपाटपुरम, नंबर 3 आधुनिक मदुरै। मैं दोबारा बोलता हूँ, 3 स्थान थे। नंबर 1 मदुरै, नंबर 2 कपाटपुरम, नंबर 3 आधुनिक मदुरै। यहाँ पर जो राजा थे, जो राजवंश था, उसका नाम था पांड्य। पांड्य राजाओं ने दुनिया के अलग अलग देशों में से, अलग अलग राज्यों में से बहुत सारे लेखकों को अपने यहाँ बुलाया, उनको संरक्षण दिया और कहा कि आप तमिल भाषा में साहित्य का अनुवाद कीजिए। तो बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे कवियों ने उन साहित्यों को तमिल भाषाओं में लिखा। तो इसको कहा जाता है संगम साहित्य, अर्थात संगम यानी कि मिलन दक्षिण भारत का साहित्य था। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 बार संगम हुए। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई, अर्थात राष्ट्रभक्ति की भावना आई। तो इसके क्या कारण थे? प्यारे छात्रों, राष्ट्रवाद की भावना के लिए बहुत हद तक देश में शिक्षा के विस्तार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज अपने साथ शिक्षा भी तो लेके आए थे। जब लोग शिक्षित हुए तो उन्हें ऐसा लगा कि हम इस देश के नागरिक हैं और अंग्रेजों को कोई हक नहीं बनता कि हम पर शासन करें। अखबार का भी विस्तार हुआ था। शिक्षा, अखबार, रेलवे, गांधी जी। गांधी जी को जब भारत आना हुआ तो गांधी जी ने देखा कि यहाँ पर कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो देश को बता सके। तो गांधी जी पूरे देश में भ्रमण करते हैं और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद के जो कारण हैं उसमें रेलवे की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जब रेल चल गई थी तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे थे। लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, लोग एक दूसरे को समझने लगे थे। तो उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब आज़ादी जरूरी है। अखबारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी राष्ट्रवाद में। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रवाद की भूमिका के लिए कौन जिम्मेदार था? अर्थात राष्ट्रवाद की जो भावना थी देश के अंदर बढ़ रही थी, उसके क्या क्या कारण थे? भारत एक गुलाम देश था। अब लोगों को ऐसे लगने लगा था कि भारत आज़ाद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में शिक्षा का विस्तार हो रहा था, भारत में अखबार छपने लगे थे, भारत के अलग अलग शहरों में रेलवे आने और जाने लगी थी, लोग एक दूसरे को समझने लगे थे। उससे पहले लोग क्या करते थे? राजे महाराजाओं के गुलाम हुआ करते थे। उन्हें लगता था कि सब कुछ राजा ही होता है। लेकिन जब शिक्षा का विस्तार हुआ तो लोगों को अपने अधिकार समझ में आए। अखबार ने लोगों को जोड़ा, हिंदी भाषा ने लोगों को जोड़ा, और अंग्रेजों के अत्याचार जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो लोगों को लगा यह तो हमारे देश में हमें ही मार रहे हैं। इस तरह भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसमें गांधी जी की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब देश को गांधी जी जैसा नेता मिला तो देश के लोगों ने उनका साथ दिया और कहा कि गांधी जी ही हैं जो हमारे देश को आजाद करा सकते हैं। अगला प्रश्न, मैकाले की शिक्षा नीति। मैकाले एक अंग्रेज अधिकारी था। इसने भारत में
ब्रिटिश शिक्षा को आगे बढ़ाया, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाया। हम कह सकते हैं मैकाले ने हमारे देश में एक ऐसी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जो हमारी भारतीय शिक्षा को पूरी तरह से दबा रही थी। यह कहता था कि मैं भारत देश के अंदर ऐसे लोग देखना चाहता हूं जो शक्ल से तो हिंदुस्तानी लगे लेकिन उनकी सोच अंग्रेजों जैसी हो। इसने जगह जगह अंग्रेजी स्कूल खुलवाए और ईसाई धर्म को देश में बढ़ाने के लिए ईसाई स्कूल भी खुलवाए। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की। उसने गुरुकुल की परंपरा को खत्म करने की कोशिश की। मैकाले की वजह से हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ। तो मैकाले की शिक्षा नीति भारत के हित में नहीं थी। पेपर में जब यह प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है मैकाले भारतीय शिक्षा का दुश्मन था और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। उसने पूरी कोशिश की थी कि भारत के अंदर ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो अंग्रेजों के इशारे पर नाचे। वो सिर्फ इसीलिए पढ़ाना चाहता था कि हमारे देश के लोग उनकी गुलामी कर सकें। यह थी मैकाले की शिक्षा नीति। अगला प्रश्न, ट्रूमैन का सिद्धांत। ट्रूमैन का पूरा नाम था हैरी ट्रूमैन। यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन्होंने एक अलग तरह की सोच अपनाई। ऐसे देश जो विश्व युद्ध में तबाह हो गए थे उनके लिए हैरी ट्रूमैन ने बहुत ही अच्छी तरीके से आर्थिक सहायता अर्थात हम कह सकते हैं रुपए डॉलर दिए। वह चाहते थे कि दुनिया के ऐसे देश जो विश्व युद्ध में तबाह हो गए हैं वह अमेरिका के गुट में शामिल हो जाएं। एक तरफ तो ये अच्छी बात भी थी क्योंकि वह ऐसे देशों की सहायता कर रहे थे, लेकिन इस सहायता के पीछे उनका व्यक्तिगत मकसद था। वह चाहते थे कि दुनिया के अधिक से अधिक देश उनके गुट में शामिल हो जाएं। तो उन्होंने जो देश विश्व युद्ध में तबाह हुए थे, बर्बाद हुए थे, उनको आर्थिक रूप से मदद की और अपने आप को एक नाम दिलवाया, ट्रूमैन। ट्रूमैन अर्थात सच्चा आदमी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन का सिद्धांत था। अब बात करते हैं हंटर कमीशन की। हंटर कमीशन एक कमीशन यानी कि कमेटी थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विलियम हंटर। यह एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही जी इन्होंने। इन्होंने हमारे देश में बालिका शिक्षा के लिए बहुत अच्छे काम किए। यह बात भी सही है। और इनको ऐसा लगता था कि हमारे देश में सरकार जो है, उस समय तो ब्रिटिश सरकार थी, तो उन्होंने कहा जो अंग्रेजों की सरकार शहरों में ही शिक्षा को प्रसार कर रही है, तो उन्होंने कहा जो गांव के स्कूल हैं उनके लिए भी अलग से पैसे उपलब्ध कराए जाएं। हंटर कमीशन की प्रमुख सिफारिशों में कहा गया था कि बालिकाओं को अधिक से अधिक पढ़ने के अवसर दिए जाए और गांव के अंदर भी अच्छे अच्छे स्कूल खुलवाए जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते थे यह भी एक अंग्रेज अधिकारी थे। यह भी चाहते थे कि भारत में ईसाई धर्म की विस्तार हो अर्थात ईसाई धर्म फैले। तो इन्होंने भी अंग्रेजी शिक्षा को ही अधिक महत्व दिया। लेकिन अच्छाई थी, मैकाले की तुलना में यह अच्छे थे और इन्होंने ये कहा था कि बालिका शिक्षा देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए। बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल खुलवाओ, बालिका अर्थात लड़की। और इन्होंने ये भी कहा था शहर में स्कूल के साथ साथ गांव के स्कूल भी होने चाहिए। शहर के स्कूलों को अलग से पैसे दिए जाएं और गांव के स्कूलों को अलग से पैसे दिए जाएं। इस तरह इन्होंने भारत में प्राथमिक शिक्षा 1 से लेकर 5वीं की शिक्षा होती है जो उसे प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं, उसके क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया। अब बात करते हैं चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का साम्राज्य था और भारत में 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक यह साम्राज्य काफी दमदार साम्राज्य के रूप में था। यह एक महान साम्राज्य था, चोल साम्राज्य। इस साम्राज्य की प्रमुख विशेषता कुछ इस प्रकार हैं। यह एक ऐसा साम्राज्य था जो केंद्रीय प्रशासन से चलता था। साम्राज्य को 3 स्तरों में बांटा गया था, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है अंतिम निर्णय राजा के हाथ में ही होता था। जिस तरह हमारे देश में अभी केंद्र सरकार है उसी तरह वहां केंद्र में राजा हुआ करता था। फिर राज्य को अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिस तरह भारत को आज के समय में अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। स्थानीय प्रशासन
सबसे निचला स्तर हुआ करता था जो गांव में काम करता था। जैसे गांव के अंदर पंचायत होती है ना, उसी तरह स्थानीय प्रशासन उस समय भी हुआ करता था जो गांव में काम करता था। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। सेना, चोल प्रशासन की बात करते हैं तो सेना बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उस समय सेना को कई हिस्सों में बांटा गया था। सेना का जो अध्यक्ष होता था उसको सेनापति कहा जाता था। सेना कई प्रकार की होती थी। कुछ होते थे तलवार वाले, कुछ होते थे वहां पर रथ वाले, कुछ होते थे घुड़सवार यानी कि ऐसे सैनिक जो घोड़ों पर चलते थे, कुछ ऐसे होते थे जो तीर और धनुष के माध्यम से लड़ा करते थे। रथ भी सेना का हिस्सा हुआ करते थे। हाथी और ऊंट, हाथी ऊंट घोड़े भी सेना का हिस्सा हुआ करते थे चोल साम्राज्य में। अब बात करते हैं न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था काफी मजबूत थी। अगर वहां पर कोई अपराध करता था तो छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़े बड़े दंड दिए जाते थे। सबसे बड़ा दंड होता था देशद्रोह। अगर कोई व्यक्ति देश के साथ गद्दारी करता था तो उसका सर हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया जाता था। छोटे छोटे अपराधों की बड़ी बड़ी सजा होती थी। अगर हम बात करते हैं चोल साम्राज्य में व्यापार, चोल साम्राज्य में व्यापार बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर दुनिया और देश विदेश के बहुत सारे व्यापारी आते थे। सोने, चांदी, हीरे, मोती और अनाज का व्यापार होता था। मिर्च मसालों का भी व्यापार होता था। अब बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था। चोल साम्राज्य की गुप्तचर व्यवस्था काफी मजबूत थी। गुप्तचर अर्थात जासूस, जासूसों में महिलाएं भी हुआ करती थी और पुरुष भी हुआ करते थे। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का साम्राज्य था जो भारत में 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक चला। काफी लंबे समय तक यह साम्राज्य चला और इस साम्राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण, ताकतवर, बहादुर राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रजा का अच्छी तरह से पालन किया। चोल साम्राज्य हिंदू धर्म को मानता था और हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता था। यह एक महान साम्राज्य था। अब बात करते हैं कनिष्क अर्थात कुषाण वंश की। कनिष्क एक महान राजा था। यह लोग कुषाण वंश वाले, कुषाण और कनिष्क, कुषाण तो वंश था और कनिष्क यहाँ का सबसे महान राजा था। यह लोग चीन से भारत आए थे, चीन से भारत आए थे और इन्होंने भारत में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कनिष्क जो था उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसने कला के क्षेत्र में, विशेष तौर से मूर्ति कला और वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। मथुरा और गांधार में इसने कला के स्कूल खुलवाए थे जहां पर बहुत सारे विद्यार्थी मूर्ति कला की शिक्षा लिया करते थे। ऐसा माना जाता है भारत देश में सबसे पहले जो सिक्के चलवाए थे वो कनिष्क ने ही चलवाए थे, ऐसा माना जाता है। कनिष्क एक महान शासक था जिसका संबंध था कुषाण वंश से। यह भारत में आया था। अब बात करते हैं वर्साई की संधि। देखिए, वर्साई एक जगह का नाम है। संधि यानी कि समझौता। यह समझौता कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था, इसकी बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, जैसा कि हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1917 तक। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वर्ष 1919 में 1919 में वर्साई नामक जगह पर यह संधि हुई। उन देशों के बीच में हुई जो विश्व युद्ध में जीते थे और हारे थे। जीते हुए देशों को मित्र राष्ट्र कहा जाता था और हारे हुए राष्ट्रों को धुरी राष्ट्र कहा जाता था। तो मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में यह समझौता हुआ। वर्साई की संधि एक संधि नहीं थी, यह एक अपमान था। जर्मनी जो इस विश्व युद्ध में हारा था, इटली जो इस विश्व युद्ध में हारा था, जर्मनी और इटली पर यह एक समझौता नहीं था, एक अपमान था। जो जीते हुए राष्ट्र थे उन्होंने क्या किया, जर्मनी के ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन अपने पास ले लिए। जर्मनी के अंदर जो सोने, चांदी, हीरे, मोती, कोयले की खानें थी उनका बंटवारा कर लिया। जर्मनी को बहुत बड़ा जुर्माना देना पड़ा। जर्मनी की सेना को सीमित कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है उसमें वर्साई की संधि की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के जो बीज थे वो वर्साई की संधि में ही बो दिए गए थे।
अगर वर्साई की संधि अच्छी तरीके से हो जाती तो यह द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता, क्योंकि वर्साई की संधि एक संधि न होकर एक अपमान थी जो जीते हुए राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ की थी। यह था वर्साई की संधि। अगला प्रश्न, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैन उल आबिदीन। मैं दोबारा बोलता हूं, जैन उल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। यह एक मुस्लिम शासक था, लेकिन यह सभी धर्मों का सम्मान करता था और हिंदू मंदिरों की इसने बहुत अच्छी रक्षा की थी और हिंदुओं के मंदिर इसने बनवाए भी थे। यह सभी धर्मों को समान मानता था, अर्थात सभी धर्मों का सम्मान करता था, इसलिए इसे को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसलिए जैन उल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसकी अच्छाइयों के कारण, इसके अच्छे गुणों के कारण, इसका सभी धर्मों को सम्मान करने के कारण जैन उल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बात करते हैं जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इस देश में दो महान धर्म हुए हैं, तो दोनों की जो शिक्षाएं हैं लगभग लगभग समान हैं। अगर पेपर में आता है जैन धर्म की शिक्षा बताइए, बौद्ध धर्म की शिक्षा बताइए, तो लगभग लगभग समान है। नंबर 1, अहिंसा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने ही कहा है कि हमको अहिंसा का पालन करना चाहिए और किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, सत्य, यानी कि जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए। नंबर 3, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहते हैं कि हमको जीवन में अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अल्प संग्रह, अल्प मतलब थोड़ा, संग्रह मतलब एकत्रित। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही कहते हैं कि हमको अल्प संग्रह करना चाहिए। अल्प संग्रह अर्थात उतनी ही वस्तु का संग्रह करना चाहिए, कोई भी वस्तु उतनी ही एकत्रित करनी चाहिए जितनी हमें उस वस्तु की आवश्यकता होती है। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लगभग लगभग समान है। जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। इस तरह आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में लिखकर आ सकते हो। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब होता है कम शब्दों में आयात और निर्यात। जब हम अपने देश से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, सेवा और विचार को एक देश से दूसरे देश भेजते हैं तो इसको बोलते हैं हम वैश्वीकरण। भारत में वैश्वीकरण का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है वर्ष 1991 के बाद। जब हमारे देश में वर्ष 1991 के बाद नई आर्थिक नीति लगाई गई तो हमारे देश में वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ। उदाहरण बताता हूं मैं आपको। अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं तो वो क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ वैश्वीकरण। हमारे देश का सामान किसी दूसरे देश में बेचा जा रहा है, दूसरे देश का सामान हमारे देश में बेचा जा रहा है, तो इसे बोलते हैं वैश्वीकरण। हमारे देश के खिलाड़ी किसी दूसरे देश में खेल रहे हैं, हम किसी दूसरे देश में जाके नौकरी कर रहे हैं, दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर नौकरी कर रहे हैं, दूसरे देशों के साथ शादी संबंध हो रहे हैं। अगर हमारे देश में किसी मरीज का इलाज कराना है और वह इलाज संभव नहीं है तो वह दूसरे देश में जाकर इलाज करा रहा है। यह सब वैश्वीकरण के उदाहरण है। वैश्वीकरण ने दुनिया को काफी छोटा बना दिया है और इंटरनेट के आने के बाद तो दुनिया में वैश्वीकरण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं। जैसे हम जानते हैं कोविड की महामारी थी, वो चीन देश में फैली थी। चीन में होने के बाद यह दुनिया के अन्य देशों में भी फैल गई। तो कैसे फैली? वैश्वीकरण की वजह से। वैश्वीकरण की वजह से आतंकवादी भी हमारे देश में आते हैं। यह वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक परिणाम हैं, लेकिन वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक परिणाम भी हैं। वैश्वीकरण की वजह से हमें दुनिया की कोई भी वस्तु अपने देश में बैठकर मिल जाती है। वैश्वीकरण की वजह से हमारे दुनिया के साथ संबंध अच्छे होते हैं। वैश्वीकरण की वजह से व्यापार बढ़ता है। वैश्वीकरण की वजह से रोजगार भी मिलता है। तो यह होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है और वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम। अब बात करते हैं महाजनपद। महाजनपद का क्या अर्थ है और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? देखिए, महा यानी कि बड़ा, जन यानी कि लोग और पद यानी कि पैर, यानी कि एक ऐसी जमीन जिस पर लोगों ने जाकर पैर रखे, उसको कहा गया राज्य, अर्थात महाजनपद। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे,
जैसे आजकल हमारे देश में राज्य होते हैं ना, 28 राज्य हैं, उसी तरह पुराने भारत में 16 महाजनपद थे। सबसे महान महाजनपद हुआ करता था मगध। मगध अर्थात आज का बिहार। मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने का कारण था, एक तो मगध की भौगोलिक स्थिति, यानी कि चारों तरफ से वो पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ था। नंबर 2, मगध के पास जल संप्रदा, यानी कि जल, नदी, पानी बहुत था वहां पर, जिसके कारण क्या होता था, वहां पे अच्छी फसल हुआ करती थी और वहां की जमीन काफी उपजाऊ थी। मगध के अंदर लोहे की खान बहुत थी। आप भी जानते हो ना कि अभी भी लोहा कहाँ मिलता है ज्यादा से ज्यादा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसी क्षेत्र में लोहा मिलता है। तो मगध के पास लोहे की खान हुआ करती थी, जिसकी वजह से वह अपनी सेना के लिए अच्छे अच्छे हथियार बनाते थे। मगध के पास वन संप्रदा अर्थात जंगल, जंगलों में उन्हें हाथी मिलते थे जो सेना में काम आते थे, घोड़े मिलते थे जो सेना में काम आते थे, मजबूत लकड़ी मिलती थी जिससे वो अपने यहाँ पर दुर्ग, किले, महल और भवनों का निर्माण करते थे। तो मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। महाजनपद का अर्थ होता है एक ऐसा भूभाग जिस पर किसी राजा का नियंत्रण होता है। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे और मगध उनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। अगला प्रश्न, बाबर के समक्ष आने वाली चुनौतियां। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, मुगलों के सामने आने वाली चुनौतियां। मुगल जब इस देश में आए तो उनके सामने कौन कौन सी समस्या थी। देखिए, सबसे पहली समस्या थी राजपूत, क्योंकि बाबर जब इस देश में आया तो भैया राजपूतों ने उससे युद्ध किया। राजपूत बहुत ही बहादुर कौम हुआ करती थी, तो राजपूतों ने मुगलों को बहुत ही ज्यादा टक्कर दी। दूसरी समस्या थी भारत देश का वातावरण, क्योंकि हमारा देश भारत एक ऐसा देश था जहाँ पर सर्दी, गर्मी, बारिश, हर तरह का मौसम हुआ करता था। मुगलों के लिए इतना आसान नहीं था कि वह भारत में आकर इस मौसम में अपने आप को बैठा सकें। अगली समस्या थी यहाँ पर खान पीन की समस्या, कि मुगलों के यहाँ पे जो अधिकतर भोजन प्रयोग किया जाता था उसमें नॉन वेज अर्थात मांसाहार का प्रयोग किया जाता था। भारत में मांसाहार की संस्कृति नहीं थी। तो बाबर जब यहाँ पे आया तो उसके सामने यह चुनौतियां आई। एक और बड़ी चुनौती थी, जब बाबर अपने देश से भारत देश आया तो उसके साथ उसकी सेना भी आई थी। जब सेना काफी समय तक भारत देश में रुकी तो उसके सिपाहियों ने कहा कि हमें अपने देश वापस जाना है, और उन्होंने विद्रोह भी किया, बगावत भी की। तो यह समस्या भी बाबर के सामने आई। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण विषय है जो अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास, सिंधु नदी के किनारे दो महत्वपूर्ण शहर थे, एक का नाम था हड़प्पा, एक का नाम था मोहनजोदाड़ो। तो इसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के लोग काफी विकसित थे। उन्होंने अपने यहाँ पर 2 मंजिल के मकान बना रखे थे, कच्ची और पक्की ईंटों के मकान बना रखे थे, और इनके यहाँ पर काफी चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, और सड़कें एक दूसरे को चौराहे के रूप में काटा करती थी। हर एक घर में एक रसोई घर हुआ करता था और एक कुआं, जिससे यह अपने पीने की पानी की समस्या का समाधान करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ अर्थात भोले बाबा की पूजा करते थे और मातृ देवी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता दूसरी सभ्यताओं के साथ संबंध रखती थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन सभ्यताओं के साथ इसके व्यापार के सबूत भी मिलते हैं। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जब इतनी अच्छी सभ्यता थी तो इसका पतन अर्थात यह सभ्यता बर्बाद कैसे हुई। इस विषय में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भैया हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा अर्थात बाढ़ की वजह से, सूखा की वजह से, अकाल की वजह से यह हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आपसी संघर्ष अर्थात आपस में लड़ लड़कर हड़प्पा सभ्यता वाले एक दूसरे से आपस में लड़े। किसके लिए लड़े? जमीन के लिए, जानवरों के लिए, गोल्ड के लिए।
यह आपस में लड़े और यह सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, अर्थात कुछ इतिहासकार जो इतिहास को जानते हैं, इतिहासकार वो यह भी मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर आर्य लोगों ने आक्रमण किया और आर्य लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया। पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इस संस्था को यह जिम्मेदारी दी गई कि आपको दुनिया में शांति बना के रखनी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के देशों के बीच में शांति समझौते करवाए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को यह जिम्मेदारी भी दी गई कि आपको अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा करनी है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकना है और मानव अधिकारों की रक्षा करनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है सुरक्षा। सुरक्षा परिषद में 5 देशों के पास वीटो पावर होती है, अर्थात विशेष अधिकार होता है जिसके द्वारा यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय को बदल सकते हैं। और यह 5 देश हैं: अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। मैं दोबारा बोलता हूं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। यह 5 ऐसे देश हैं जिनके पास सुरक्षा परिषद में वीटो पावर है। सुरक्षा परिषद को यह कार्य दिया जाता है, अगर कोई देश प्यार से, शांति से संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं मानता है तो उस पर आप सैन्य कार्यवाही कर सकते हैं। तो सुरक्षा परिषद को सुरक्षा का जिम्मेदार बनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद को यह जिम्मेदारी सौंपी कि आप मेरी तरफ से, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से सैनिक कार्यवाही कर सकते हैं और दुनिया में शांति बनाने के लिए आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत जब एक गुलाम देश था तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल कर दिया गया था। इसका मुख्यालय अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका कार्य है दुनिया में शांति को बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं की रक्षा करना, बच्चों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में किए जाते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अब बात करते हैं शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वॉर की। देखिए, वर्ष 1945 से लेकर वर्ष 1991 तक इस दुनिया में शीत युद्ध हुआ। यह युद्ध दुनिया की 2 महाशक्तियों के बीच में हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ। इस युद्ध में अमेरिका की जीत हुई और सोवियत संघ की हार हुई। शीत का मतलब होता है ठंडा, शीत का मतलब होता है ठंडा। यह ठंडा युद्ध था, इसमें किसी भी तरह के हथियार नहीं चले। तो यह सिर्फ वर्चस्व अर्थात वजूद की लड़ाई थी। एक महाशक्ति अमेरिका यह सिद्ध करना चाहती थी कि वह सोवियत संघ की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ये इसको कहा जाता है शीत युद्ध। शीत युद्ध के दौरान भारत ने दोनों महाशक्तियों से उचित दूरी बना के रखी, तो इसको बोला जाता है गुट निरपेक्षता। अब मैं बताता हूं आपको शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध क्यों हुआ था। नंबर 1, अमेरिका ने परमाणु बम का आविष्कार कर लिया था और यह बात उसने सोवियत संघ से छिपाई थी। यह बात सोवियत संघ को हजम नहीं हुई और उसने शीत युद्ध का शुरुआत की। नंबर 2, विचारधारा। अमेरिका की विचारधारा रही है पूंजीवादी, अर्थात वह पूंजीवादी विचारधारा का प्रतीक है और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रतीक है। तो विचारधारा अर्थात सोच की भी लड़ाई थी। नंबर 3, जब विश्व युद्ध खत्म हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तो यह दोनों देश अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया के अधिक से अधिक देशों को अपने पक्ष में करना चाहते थे। इस वजह से शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध में मीडिया की भी काफी अच्छी भूमिका नहीं रही, क्योंकि मीडिया को ऐसा लगता था कि उन्हें अपने देश के बारे में अच्छा अच्छा लिखना चाहिए। तो मीडिया क्या करती थी, वह अपने देश के बारे में अच्छा लिखती थी। भाई अमेरिका वाले अपने देश के बारे में अच्छा लिखते थे और सोवियत संघ वाले अपने देश के बारे में अच्छा लिखते थे। तो इस वजह से शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध विचारधारा का युद्ध था, सोच का युद्ध था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ा गया। अमेरिका की जीत हुई, सोवियत संघ की हार हुई। वर्ष 1945 से लेकर वर्ष 1991 तक शीत युद्ध चला और शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। दुनिया में सिर्फ एक ही महाशक्ति उभर कर रह गई और जिसका नाम है अमेरिका। तो यह था शीत युद्ध। अब बात करते हैं रूस की क्रांति। रूस की क्रांति वर्ष 1917 में हुई। यह क्रांति
रूस का जो शासक था जार, दोबारा बोलता हूं, जार, जार नाम का शासक था, राजा था रूस में, जो काफी अय्याश किस्म का शासक था, निरंकुश था और अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। और उसके जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वह भी उसी की तरह थे, भ्रष्ट हो गए थे। जब राजा ही भ्रष्ट होगा तो कर्मचारी और सेनापति तो भ्रष्ट होंगे ही ना। तो जार की देखरेख में रूस चल रहा था। तो रूस में वर्ष 1917 में क्रांति हुई। यहाँ पर जो किसान थे, श्रमिक वर्ग था, मजदूर थे, वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उन्होंने जार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। जार अपने महल में था। उसने अपनी सेना से कहा कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर आप गोली चला दीजिए। तो सेना ने गोली चला दी, जिसकी वजह से हजारों निर्दोष लोग मारे गए। बाद में रूस की जनता ने दोबारा प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार सेना ने जार की बात नहीं मानी, जिसके कारण क्या हुआ, सैनिक विद्रोह हुआ। सेना भी रूस के जार के खिलाफ हो गई और जनता भी जार के खिलाफ हो गई। जार को पकड़ा गया और जार को मार दिया गया। उसके बाद रूस में लोकतंत्र की बहाली हुई। रूस में शासन आया, जनता का शासन आया, किसानों का शासन आया, निम्न वर्ग का शासन आया और रूस में लोकतंत्र की बहाली हुई और जार का शासन खत्म हो गया। इसको कहा जाता है रूस की क्रांति। अब बात करते हैं अशोक की धम्म नीति। अशोक एक महान राजा था। उसने धम्म, मैं धर्म नहीं बोल रहा हूं, धम्म बोल रहा हूं, धम्म, जो गिरते हैं ना, धम्म की आवाज आती है, तो धम्म की नीति बनाई थी। अशोक ने अपने धम्म की नीति अपनी जनता पर नहीं थोपी थी। जब कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंगा वाला युद्ध हुआ, तो उसके बाद अशोक ने सोचा कि मैं अब जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। अशोक ने अपने हथियार डाल दिए। अशोक ने अपने हथियार डाल दिए और उसने अपनी जनता से कहा, अपनी प्रजा से कहा कि भाई हिंसा नहीं करनी है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, गुरुओं का सम्मान करना है, महिलाओं का सम्मान करना है और धर्मशाला बनवानी है, कुएं खुदवाने हैं और रोड के किनारे अधिक से अधिक ऐसे पेड़ लगाने हैं जिन पर फल आए, जो लोग यात्रा करते थे उनके लिए सुविधाएं होगी। अशोक ने अपनी किसी भी बात को अपनी जनता पर नहीं थोपा। उसने समझाया कि भाई मेरा पूरा जीवन लड़ते लड़ते चला गया, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसने यह नीति अपनाई और इस नीति को धम्म की नीति कहा जाता है। उसने अपनी इस नीति का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र, अपनी पुत्री, अपने बहुत से मंत्रियों को दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचा। जैसा कि हम जानते हैं, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार दुनिया में किया। तो अशोक की धम्म नीति अहिंसा पर आधारित थी। गुरुओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, अधिक से अधिक धर्मशाला बनवाओ, जीव हत्या बिल्कुल मत करो, मांसाहार बिल्कुल मत करो। यह नीति अशोक की धम्म नीति कहलाई। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शासन को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई? इसको हम कह सकते हैं डलहौजी की राज्य हड़प नीति। जैसा कि हम जानते हैं, डलहौजी एक अंग्रेज अधिकारी था। उसने भारतीय राजाओं के साथ यह नीति अपनाई। कहा, अगर कोई भी भारतीय राजा के संतान नहीं होती है और उसका कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, तो वह किसी को भी गोद नहीं ले सकता और उस भारतीय राजा का राज्य अंग्रेजों के राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। डलहौजी एक मक्कार, कमीना अंग्रेज अधिकारी था। उसने इसी तरह झांसी की रानी के राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की और उसको ऐसा लगता था कि अगर कोई भी भारतीय राजा अपने राज्य को नहीं अच्छी तरह से चला पा रहा, तो उसका राज्य अंग्रेजों के राज्य में शामिल कर लिया जाता था। डलहौजी हमेशा इसी चक्कर में लगा रहता था कि कब किसी भारतीय राजा का राज्य अंग्रेजों के राज्य में शामिल किया जाए। इस तरह डलहौजी ने बहुत सारे भारतीय राजाओं के राज्य को हड़प लिया और उनको अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी सरकार के साथ शामिल कर लिया। इसको विलय की नीति या डलहौजी की राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई। अगला प्रश्न, सहायक संधि। सहायक यानी कि सहायता।
संधि यानी कि समझौता। तो यह अंग्रेजों की एक साजिश थी, चाल थी। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ संधि की कि अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो हम आपको सुरक्षा देंगे। यह कुछ इसी तरह था जैसे कि अब आपके सामने कोई गुंडा आके बोले अगर आपको इस क्षेत्र में रहना है तो आपको इतनी चौथ देनी पड़ेगी, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे और आपसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। इस तरह अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ यह संधि की और कहा कि आपको हर साल 1 लाख रुपए हमें देने पड़ेंगे और आपको अगर कोई भी युद्ध होता है, आपसे कोई भी लड़ता है तो हमारी सेना आपकी तरफ से लड़ेगी। इसके बदले आपको हमारी सेना का कुछ हिस्सा अपने राज्य के अंदर रखना पड़ेगा और हमारे सैनिकों का खर्चा उठाना पड़ेगा। इस तरह अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के साथ यह संधि की और इसको कहा जाता था सहायक संधि, यानी कि सहायता के लिए की जाने वाली संधि। भारतीय राजा अंग्रेजों की इस चाल में फंस गए और उन्होंने अंग्रेजों के साथ यह संधि की, जिसके बदले भारतीय राजा अंग्रेजों को सालाना पैसे भी दिया करते थे और अंग्रेजों के चापलूस भी बन गए, अंग्रेजों के गुलामी भी करने लगे और अंग्रेजी शासन को उन्होंने अपना लिया। उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई, अंग्रेजों का शासन अब हमारे राज्य में है। सहायता के नाम पर उन्होंने अंग्रेजों को अपने घर में बैठा लिया। तो यह थी सहायक संधि। अगला प्रश्न, अकबर की राजपूतों के साथ क्या नीति थी? अर्थात जो अकबर था उसने राजपूतों के साथ कैसे संबंध रखे? तो अकबर ने राजपूतों के साथ अच्छे संबंध रखे। अकबर ने राजपूतों के साथ शादी संबंध भी किए और उनके अपने यहाँ पर बुलाया, अपने दरबार में बुलाया और अपने यहाँ पर उन्हें अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त भी किया। अकबर कभी नहीं चाहता था कि उसको राजपूतों के साथ लड़ना पड़े, क्योंकि अकबर यह बात अच्छी तरह से जानता था लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला। लड़ाई झगड़े को वह प्यार मोहब्बत से खत्म करना चाहता था और राजपूतों के साथ अच्छे सम्मान के साथ संबंध बनाना चाहता था। कई सारे राजपूत उसके दरबार में भी थे, उसकी सेना में थे और उसके दरबार में अच्छे अच्छे पदों पर काम करते थे। अब बात करते हैं औरंगजेब की दक्षिण की नीति या औरंगजेब की राजपूतों के साथ नीति। अकबर का जस्ट अपोजिट था औरंगजेब। अकबर इतना समझदार था, औरंगजेब उतना ही लड़ाकू था। उसने दक्षिण भारत में अर्थात छत्रपति महाराज शिवाजी के साथ भी युद्ध किया और उसने राजपूतों के साथ भी युद्ध किया। औरंगजेब का जीवन युद्ध में ही निकल गया। अधिकतर वह दिल्ली से दूर रहा और युद्ध में ही उलझा रहा। अगर इस देश में से मुगल साम्राज्य खत्म हुआ है तो उसके लिए औरंगजेब को जिम्मेदार माना जाना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब युद्ध में ही लगा रहता था। जो बात प्यार से बन सकती थी, शांति से बन सकती थी, अकबर की तरह शादी संबंध से बन सकती थी, वो बात औरंगजेब को समझ नहीं आती थी। अकबर की नीति औरंगजेब की नीति के बिल्कुल अपोजिट थी। अकबर शांति वाला था और औरंगजेब युद्ध वाला था। तो आपको इस तरह इसके बारे में लिखना है। अब बात करते हैं मुगल कालीन वास्तुकला की विशेषताएं। देखिए, वास्तुकला का मतलब होता है बिल्डिंग, इमारत, भवन किस तरह बनाए जाते हैं। मुगल कालों में किस तरह के भवन बनाए जाते थे? आपने ताजमहल देखा होगा, आपने देखा होगा हुमायूं का मकबरा, आपने देखा होगा लाल किला। तो यहाँ पर एक विशेष बात आपने देखी होगी, मुगल काल में जितनी भी इमारत बनी है उसमें लाल और सफ़ेद पत्थर का प्रयोग किया जाता है। मुगल काल में जितनी भी इमारतें बनी हैं, जितनी भी वास्तुकला हुई है, वहाँ पर बड़े बड़े पार्क अर्थात उद्यान हुआ करते थे। ताजमहल के सामने भी काफ़ी खाली जगह है, हुमायूं के मकबरे के सामने भी खाली जगह है और अधिकतर इस तरह की इमारतें चबूतरे पे बनाई जाती थी और लाल सफ़ेद पत्थर का प्रयोग किया जाता था। अधिकतर फव्वारे, फाउंटेन भी लगाए जाते थे और यहाँ पर लकड़ी का प्रयोग किया जाता था दरवाजों के लिए। लोहे का प्रयोग बहुत कम किया गया है और लकड़ी का प्रयोग अधिक किया गया है। और मुगल काल में जितनी भी इमारतें बनी हैं काफ़ी अच्छी, सुंदर और मजबूत बनी हैं, जो आज भी कायम हैं। तो यह है मुगल काल की वास्तुकला। अब बात करते हैं मुगल कालीन चित्रकला। चित्रकला यानी कि चित्र बनाने की कला।
मुगल काल में जो चित्रकला होती थी वो पेपर पर हुआ करती थी, जब तक पेपर का आविष्कार हो चुका था। मुगल काल में बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए और उन चित्रों को मुगल दरबार में सजाया जाता था। चित्र कैसे बनाए जाते थे? जैसे कि कोई शादी विवाह हो रहा है तो उस दिन चित्र बनाया जाता था। ईद का ईद के त्योहार का चित्र बनाया जाता था। बादशाह के जन्मदिन का चित्र बनाया जाता था। और काफी अच्छे अच्छे चित्रकार मुगल दरबार में थे। यहाँ पर चित्रकारों का बहुत सम्मान किया जाता था। और यहाँ पर जो चित्रकार हुआ करते थे गोल्डन कलर का भी इस्तेमाल करते थे। गोल्डन अर्थात सुनहरे कलर का भी इस्तेमाल करते थे। मुगल काल की चित्रकला काफी प्रसिद्ध चित्रकला हुआ करती थी। प्यारे छात्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए और अपने उन दोस्तों तक और अपने उन साथियों तक जिनको इतिहास के पेपर में इस वीडियो की ज़रूरत है, इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिए जो उनके काम आएगी। जब आप पेपर देने जा रहे हो, रास्ते में चलते चलते ईयरफोन लगा के इस वीडियो को सुन लोगे ना या देख लोगे, 100% पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये बार बार कह रहा हूँ, मानता हूँ कि पूरा पेपर इस वीडियो में नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर आएगा कि आसानी से पास हो जाओगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।